नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की ओर। तो देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साहित्यकारों को सम्मानित किया। डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर को साहित्य भूषण सम्मान से नवाजा गया, जबकि डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र और श्याम सिंह कुटोला, डॉक्टर प्रीतम सिंह, केसर सिंह राय और अताए साबिर अफजल मंगलौरी को दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य में 2 आधुनिक साहित्य ग्राम स्थापित करने की भी घोषणा की, ताकि साहित्य और साहित्यकारों को और अधिक प्रोत्साहन मिल सके। से जो साहित्य हम सबके समक्ष आया है, मुझे भी उसको पढ़ने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मैंने पढ़ा है, बहुत कुछ जानकारियां प्राप्त की हैं, सीखा है, इतिहास देखा है। तो ऐसे सभी लोगों को आज यहाँ पर हम सब लोगों ने सम्मानित किया। ये सच में बहुत एक शुभ अवसर है मेरे लिए। और हम आज इस साहित्योत्सव के अंतर्गत उत्तराखंड के जो सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान से भी एक ऐसी विभूति को हमने सम्मानित किया है, जिनकी लेखनी से साहित्य जगत का प्रत्येक साहित्य प्रेमी परिचित है। डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर, उन्होंने केवल उत्तराखंड बल्कि समूचे हिंदी साहित्य जगत के लिए वो प्रेरणा के स्रोत हैं, जो उन्होंने रचनाएं की हैं। मैं डॉक्टर जितेंद्र जी को इस महत्वपूर्ण सम्मान प्राप्त करने के लिए बहुत देवभूमि उत्तराखंड वासियों की ओर से, अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से और हृदय दिल से उनको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही मैं डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी, श्री श्याम सिंह कुटोला जी, डॉक्टर प्रीतम सिंह जी, श्री केसर सिंह राय जी, श्री अताए साबिर अफजल मंगलौरी जी को भी उत्तराखंड दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सर्जन पुरस्कार से सम्मानित होने पर आप सबको भी मैं बधाई देता हूँ। इसके अलावा आज के इस कार्यक्रम में सम्मानित होने वाले अन्य सभी अन्य कलाकारों को भी, अन्य साहित्यकारों को भी मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी विशिष्टताएं हम सबके समक्ष रखी हैं। और आप सभी ने अपनी सृजनशीलता के माध्यम से उत्तराखंड की सांस्कृतिक एवं साहित्यिक विरासत को समृद्ध एवं मजबूत करने के साथ साथ उसे नई पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य भी आप सबके माध्यम से। उधर प्रदेश में आगामी चुनावों की तैयारियों को लेकर बीजेपी ने विधानसभा सम्मेलन 2026 की शुरुआत कर दी है। बता दें आपको कि देहरादून के रायपुर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अभियान का आगाज किया, जहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देकर सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की रणनीति पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रही है और कार्यकर्ता इसकी सबसे बड़ी ताकत है। क्या कुछ कार्य योजना है? देखिए, चूँकि सरकार के अभी 4 साल इस दूसरे कार्यकाल के पूरे हुए हैं और डबल इंजन की सरकार के द्वारा बहुत सारे विकास के कामों को आगे बढ़ाया गया है। और अभी जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, ये कार्यक्रम पूरी तरह से राज्य के अंदर 2 माह तक अनवरत रूप से चला है। अनेक जो लोग दूर दराज के क्षेत्रों में रहते थे, मुख्यालय तक पहुंचने में जिनको काफ़ी परेशानियां होती थी, साधन संसाधन लगते थे, या मैं ये कहूं कि वो इतनी दूर आने के लिए उनको असमर्थ थे, उन सभी के पास जाकर सरकार ने अपना काम किया है। तो हमारे कार्यकर्ता सभी राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं, लाभार्थी योजनाएं हैं, उनके काम हैं, उन सबको और सरल बनाने के लिए लगातार काम करेंगे। और हम नीचे तक जो हमारी इकाई है पन्ना प्रमुख, वहाँ तक पहुँचेंगे। आज रायपुर विधानसभा के ऐसे प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ, प्रमुख पदाधिकारियों के साथ यहाँ पर संवाद हुआ है और बड़ा जोश सभी के अंदर है। घर घर तक, गांव गांव तक जाएंगे, इतनी सारी उपलब्धियां हैं। आज हमारा राज्य हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में लगातार निरंतर प्रगति कर रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। भारत के बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनमें हमारा राज्य पहले स्थान पर आज देश के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। हम और निरंतर प्रगति की ओर बढ़ें। एक एक दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है
हम एक एक दिन को अपने जीवन का ध्येय मानकर यहाँ के लोगों को जनगण मन को समर्पित करते हुए आगे बढ़े। उधर आपको बता दें कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने दरअसल हरीश रावत के मौन व्रत को लेकर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि पहले ही हरीश रावत को राजनीति छोड़कर ध्यान और योग की ओर ध्यान देने की सलाह दी गई थी और अब शायद वे इसे मान रहे हैं। मंत्री ने ये भी कहा कि उत्तराखंड की राजनीति में हरीश रावत की प्रासंगिकता खत्म हो चुकी है, इसलिए उपवास और मौन व्रत जैसी बातें कर रहे हैं। कुछ भी बोल रहे, कहीं ना कहीं उसको अपनी असलियत मालूम होती है। और अब मुझे लगता है संभवतः रावत जी को मालूम हो गया कि उनकी प्रासंगिकता पूरी तरह से खत्म हो गई। अरे मैंने बहुत पहले सलाह दी थी कि आराम करना चाहिए इस उम्र में, लगता है उसका वो पालन करने जा रहे हैं। वहीं उधर प्रदेश में बढ़ते अपराधों को लेकर कांग्रेस ने सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने राजधानी देहरादून में हाल ही में हुई लगातार हत्याओं और महिला अत्याचार की घटनाओं पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इससे साफ है कि कानून व्यवस्था पर प्रशासन की पकड़ कमजोर हो गई है और प्रदेश में प्रशासन पूरी तरह से फेल साबित हो रहा है। ये बड़ा अफसोस है कि देवभूमि उत्तराखंड जिस तरीके से हम लोग देवभूमि को देखते थे, देवभूमि का नाम पर्यटन के लिए, संस्कृति के लिए, शिक्षा के लिए इस देश पूरे देश में जाना जाता था, लगातार यहाँ पे आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। चाहे वो महिलाओं के साथ दुर्घटनाएं, दुराचार, बलात्कार के केसेस हैं, चाहे वो आज हत्या के जो केसेस आ रहे हैं, इस जो छात्र हैं उनके साथ हत्या हुई। आज ब्रिगेडियर जोशी जी के साथ जो मॉर्निंग वॉक में गए थे उनकी हत्या हो गई है। परसों एक छात्र की हत्या हुई, उससे पहले एंजल चकमा की हत्या हुई, एक बच्ची को चापड़ से मार दिया गया, उससे पहले ऋषिकेश में एक महिला की हत्या हुई। लगातार हत्याओं की जो घटना है वो बढ़ती जा रही है। पुलिस कस्टडी में एक नौजवान की हत्या हो जाती है और ये कहीं ना कहीं इस प्रदेश में कानून व्यवस्था और सरकार का फेलियर को दर्शाता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था, कानून का कोई डर नहीं रह गया और सरकार का इस पे कोई ध्यान नहीं है। सरकार केवल चुनाव लड़ना चाहती है, सत्ता में रहना चाहती है और वो 24 घंटे सिर्फ चुनावी मोड में है। लेकिन जहां लोगों से, लोगों के हितों से, लोगों की सुरक्षा से जुड़े हुए सवाल हैं, वहां पे सरकार इसके बारे में कोई बात नहीं कर रही। उधर आपको बता दें घनसाली से भाजपा विधायक शक्तिलाल शाह ने दरअसल पूर्व विधायक का भीमलाल आर्य के कांग्रेस में शामिल होने पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इसे भ्रष्टाचारियों का स्वाभाविक मिलन बताते हुए कहा कि जनता पहले ही दोनों को चुनाव में नकार चुकी है। शाह ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते जनता ने सबक सिखाया और अब दोनों के पास साथ आने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में विकास और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई जारी है, जिससे कि 2027 का चुनाव कांग्रेस के लिए और मुश्किल होगा। ये तो जाते रहते हैं, कभी यहाँ आ जाते हैं, कभी वहां आ जाते हैं। तो 2012 में भारतीय जनता पार्टी ने उनको विधायक बना दिया और वो जब 2012 में इस घनसाली की जनता ने उनको ऐतिहासिक वोटों से विधायक बनाया, तब वो क्यों चले गए थे? अब फिर जब चले गए थे तो फिर क्यों आए? इनका तो आना जाना बना है। इनका देखिए, जितने भी लोग गए हैं, इनके चाल चरित्र चेहरे को सारी दुनिया जानती है। ये मतलब से आते हैं, मतलब से जाते हैं, इन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं। सबसे बड़ी धरोहर कोई अगर है तो जनता की भावनाओं के अनुरूप काम करना, जनता के विश्वास को बनाए रखना, मैं समझता हूँ ये महत्वपूर्ण है। ये आना जाने वाला फेर जो है, मैं इसको बिल्कुल लाइक नहीं करता हूँ। और मैं कह देना चाहता हूँ आपके चैनलों के माध्यम से कि आपको जो है 2012 में ऐतिहासिक वोटों से 24,000 वोटों से घनसाली की जनता ने आपको जिताने का काम किया। तब आपने क्या भारतीय जनता पार्टी के उन वोटर्सों का कोई सम्मान आपके मन में नहीं था? क्या उनकी उस जनादेश का आपने कोई सम्मान नहीं किया? क्यों तुम क्षणिक स्वार्थों में बिक गए? क्यों तुम जो है अपने को देखते हुए चले गए, अपनी भावनाओं को देखते हुए चले गए, अपना ठीक करने के लिए चले गए? तब क्या जनता नहीं थी? ये सब समझते हैं। ये तो आने वाले समय में जनता हिसाब देती है और जनता ने 2 बार दी थी, तीसरी बार भी जनता हिसाब देगी। आप पर विश्वास। फिलहाल रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौट रहे हैं।
लोन के लिए कुछ कागज कम हुए तो क्या? नीयत से बनाया है तो नीयत से बढ़ोगे भी। बिजनेस लोन के लिए कॉल करें 8111-888-555 पर। पीरामल फाइनेंस, हम कागज से ज्यादा नीयत देखते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें कि चारधाम यात्रा को सुरक्षित और साथ ही सुगम बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। हरिद्वार के रोशनाबाद में परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने ग्रीन कार्ड योजना का शुभारंभ किया, जिससे कि यात्रियों और ट्रैवलर व्यवस्थाओं व्यापारियों को परमिट और कागजी प्रक्रियाओं से राहत मिलेगी। मंत्री ने बताया कि एक ही कार्ड से कई औपचारिकताएं पूरी होंगी, जिससे कि व्यवस्था पारदर्शी और आसान बनेगी। साथ ही नारसन बॉर्डर पर सूचना और विश्राम केंद्र भी बनाए जा रहे हैं, ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिल सके। कार्यक्रम आज यहाँ पर रखा है और यात्रियों के लिए पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं कि यात्रा सफल हो, कुशल हो और सरल हो। उसके लिए ग्रीन कार्ड में कहता हूँ अति महत्वपूर्ण है। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ग्रीन कार्ड भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें सभी डॉक्यूमेंट चेक करके आप ग्रीन कार्ड उपलब्ध कर ले सकते हैं। और ग्रीन कार्ड QR कोड के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से और आपको कहते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप ग्रीन कार्ड का लिंक खोल सकते हैं। और आपको ग्रीन कार्ड जब आपको मिल जाएगा तो पूरी यात्रा में आपको कहीं परेशानी नहीं होगी और आप एक कार्ड के जरिए पूरी यात्रा अपनी नवंबर तक सफर कर सकते हैं। सर, बड़ी चारधाम गाड़ी फिटनेस बॉर्डर पे चेक करा जाएगा, ताकि उसके गाड़ी के टायर पॉल्यूशन फ्री है नहीं है, उसके नॉइस पूरे कर रही है नहीं कर रही है ग्रीन के, तो सभी चीजें हम लोग चेक करेंगे और तभी गाड़ी को आगे जाने दिया जाएगा जब वो फिट होगी। उसका ड्राइवर का लाइसेंस, ड्राइवर फिट है नहीं है, सभी चीजें चेक करी जाएगी। टैक्सी वाला मिल जाएगी जैसे जो करेगा। और कहते हैं चलान की कार्रवाई भी, उसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे नियम है, उसके तहत कार्रवाई करी जाएगी। देखिए, यात्रा के समय हमने उन्हें जो हमारे मालवाहक ट्रक है उनके लिए प्रतिबंध लगाया है कि हमारे जो काम चल रहे हैं इसमें गार्डर्स और बिल्डिंग मटेरियल जा रहा है, वो मटेरियल ना जाए, उस समय बड़े ट्रक ना जाए, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो। और जो रात में जो है मालवाहक वाहन चलें और दिन में यात्रा वाहन चलें, जिससे कि सभी को अपना यात्रा जो है वो सुविधाजनक हो। निश्चित रूप से टाइम फिक्स करा जाएगा। यात्रा जो है रात के 9 बजे के बाद नहीं चलेगी और सुबह 9 बजे से पहले नहीं चलेगी। और मैं सोचता हूँ कि इसके लिए उस टाइम पे हम लोग मालवाहक ट्रक चलाएंगे और बाकी टाइम पे जो है प्राइवेट और पब्लिक व्हीकल चलेंगे। स्कूल के जारी नहीं हुआ है ऑर्डर, और कल मैंने एक बैठक रखी है, उसमें बैठक में तय किया जाएगा जो भी है उसको किराए को अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा और सभी के लिए जो सुविधा हो और जो ज्यादा किराया ले रहे थे उनको कम करा जाए और जो जिस हिसाब से बस चला रहे उसको हिसाब से उसका स्कूल बस का किराया, तो इसमें कल हम लोग फैसला लेंगे। कार्ड से सबसे बड़ा फायदा तो ये है, और ये कंपलसरी है, पहली बात तो ये है, इसलिए बनाना तो है ही चारधाम यात्रा में अगर जाना है। और फायदा ये होगा कि इसकी अधिकांश प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है और ऋषिकेश के साथ साथ हरिद्वार, नारसन, कटापत्थर या हरबटपुर, इस तरह कई जगहों पर, वैसे तो किसी भी ऑफिस में हमारे बन सकता है, लेकिन ये विशेष केंद्र हम लोग बना रहे हैं जहां अधिक मात्रा में ग्रीन कार्ड बनाए जा सकेंगे, जिससे लोगों को, स्थानीय लोगों को भी और बाहर से जो आने वाले हैं उनको सुविधा हो। ऐसा कि वाहन अगर कोई टैक्सी के रूप में चलता पाया जाएगा तो उस पर तो बहुत सख्त कार्रवाई हम लोग पहले भी करते आए हैं और इस यात्रा में भी की जाएगी। इस तरह की चीज़ों को प्रश्रय नहीं दिया जाना है बिल्कुल भी। बाहर की जो गाड़ियाँ आती हैं वो बाहर से यात्री लेके आती हैं, उनका स्वागत है, उन्हीं के बल पर यात्रा चलती है, लेकिन ये भी नहीं है कि वो आके यहीं अपना संचालन शुरू कर दें और यहाँ कंपटीशन क्रिएट करें हमारे गाड़ी वालों से, कोई कन्फ्लिक्ट हो तो उसको भी हम लोग नहीं होने देंगे। दोनों स्थितियों में पूरा नियंत्रण इस बार रखा जाएगा। कैग की रिपोर्ट में जो आया था उसका जवाब भी विभाग ने दे दिया है। उसमें बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ हैं जो गाड़ियाँ खत्म हो चुकी हैं क्योंकि उनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होते हैं, तो उनकी फिटनेस खत्म पाई जाती है, नंबर 1। नंबर 2, कुछ गाड़ियां लेट कराती हैं, हमेशा चलता रहता है, ऐसी 10-20 हज़ार गाड़ियां होती हैं जो थोड़ा विलम्ब से कराती हैं, और क्योंकि कैग की रिपोर्ट एक खास समय में होती है तो उस अवधि की कैग की रिपोर्ट में जो गाड़ियां बिना फिटनेस की दिख रही हैं वो भी अगले 1-2 महीने में पूरी हो जाती हैं। कुछ गाड़ियां होती हैं ना जो ओवरलैप करती हैं, आज उनका खत्म हो रहा है वो 4 दिन बाद कराएंगे, 10 दिन बाद कराएंगे, तो वो दिखता है वहाँ पे आंकड़ा, और वो रूटीन है, उसमें कोई ऐसा स्थिति नहीं है। जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं उन पे खड़ी रहती हैं, गाड़ियाँ चल नहीं रही होती है, जब मरम्मत कराते हैं तब कराते हैं। ऐसा ही ट्रैक्टर ट्रोलियों के साथ ये सभी प्रकार की गाड़ियों की बात हो रही है। ठीक। उधर आपको बता दें कि शक्ति फार्म में बढ़ते नशे की तस्करी, चोरी और जाम की समस्याओं को लेकर पुलिस चौकी में अहम बैठक आयोजित की गई। कोतवाल सुंदरम शर्मा ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ क्षेत्र की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। जनप्रतिनिधियों ने बताया कि कच्ची शराब और स्मैक का
कारोबार तेजी से बढ़ रहा है, जिससे कि युवा प्रभावित हो रहे हैं। वहीं बाजार में जाम और चोरी की घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इस पर कोतवाल ने जल्द सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था मजबूत करने का आश्वासन दिया। समस्या व्यक्तिगत किसी जनप्रतिनिधि की नहीं है। आज रिपोर्टिंग पुलिस चौकी शक्ति फार्म में कोतवाल साहब ने एक बैठक का आयोजन किया है और इसमें जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं, जो मूल समस्याएं हैं, उस विषय पर चर्चा की गई। जैसे बढ़ते स्मैक के नशे को लेकर है, अतिक्रमण को लेकर है, तमाम चीज़ों में सुझाव दिए गए और जानकारी दी गई। तो ये कोतवाली पुलिस और शक्ति फार्म पुलिस के साथ एक बैठक थी जिसमें हम लोगों ने अपने अपने विचार रखे। वहीं हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में गंगा किनारे खुलेआम शराबखोरी और हुड़दंग का मामला सामने आया है। यूपी नंबर की गाड़ियों में युवक तेज संगीत और हूटर के साथ मौज मस्ती करते नजर आए, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश है। सवाल उठ रहे हैं कि सख्त कानून व्यवस्था के दावों के बीच ऐसी गतिविधियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। उधर देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र में दरअसल पुलिस हिरासत में हुई एक व्यक्ति की मौत के मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मियों को तत्काल पुलिस लाइन ट्रांसफर कर दिया है। बताया जा रहा है कि नशे की हालत में पकड़े गए व्यक्ति को हवालात में रखा गया था, जहां वे बेहोश मिला और अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की मजिस्ट्रेट जांच के साथ साथ पोस्टमार्टम डॉक्टरों के पैनल द्वारा वीडियोग्राफी के साथ कराया जाएगा। की असामयिक मृत्यु के संबंध में सूचना हमें प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस बल द्वारा उनको हॉस्पिटल भिजवाया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित किया गया, क्योंकि काफ़ी गंभीर प्रवृत्ति का ये मामला है। इसलिए जो भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की ओर से जो गाइडलाइंस हैं उसका पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है और उसमें हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेटी जांच इसमें की जानी चाहिए। इसके साथ ही जो डॉक्टरों के पैनल से इस पूरे जो इनके जो पीएम है वो भी किया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में जांच में कोई भी किसी भी प्रकार से कोई प्रभावित ना कर सके, इसके लिए तत्काल प्रभाव से थानाध्यक्ष समेत 3 लोगों को जो इस चेन ऑफ कमांड में उपस्थित थे, उनके द्वारा जो भी ये कार्रवाई की गई थी उनको तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर किया गया है। हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रकार की जो घटना है वो दोबारा ना हो, इसके लिए सभी को निर्देशित भी किया गया है। और यह जो घटना हुई है इसकी संपूर्ण जांच के लिए एसपी ग्रामीण को नियुक्त किया गया है, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर जो भी अनुशंसाएं होंगी उसका अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। उधर आपको बता दें कि हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र के रोहल के गांव में दरअसल गुलदार के हमले से एक युवक घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जिले में लगातार जंगली जानवरों के हमलों से लोगों में दहशत का माहौल है और वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। इससे पहले भी गुलदार और हाथियों के हमलों की कई जो घटनाएं हैं वो सामने आ चुकी हैं। स्थानीय लोग पूछ रहे हैं कि आखिर किसी बड़ी अनहोनी से पहले वन विभाग ठोस कदम क्यों नहीं उठाता। उधर देहरादून में रोड रेज में रिटायर्ड ब्रिगेडियर की गोली लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है घटना राजपुर रोड के पास सिनौला और जौहरी गांव के बीच की है। तुला ग्रीन अपार्टमेंट जाखंड निवासी 74 वर्षीय रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी रोज की तरह सुबह करीब 6:45 आपको 6:39 पर मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। जानकारी के मुताबिक पसूरी रोड पर मालसी के पास 2 कार सवारों के बीच ओवरटेक को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि स्कॉर्पियो में सवार युवकों ने दूसरी कार को रोकने के लिए उसके टायरों पर फायरिंग शुरू कर दी। इसी दौरान एक गोली वहां से गुजर रहे ब्रिगेडियर मुकेश जोशी के सीने में लग गई। प्रातः 7 बजे के आसपास कंट्रोल रूम के माध्यम से थाना राजपुर पर सूचना प्राप्त हुई कि जौहरी गांव में 2 गाड़ियों को ओवरटेकिंग को लेकर कोई विवाद हुआ है, जिसमें एक गाड़ी के द्वारा आगे वाली गाड़ी पर फायरिंग की जा रही थी। इस फायरिंग के दौरान मॉर्निंग वॉक पर निकले एक व्यक्ति को भी गोली लग गई है और उनको अस्पताल पहुंचाया गया। अब जानकारी में आया है कि उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है।
पुलिस के द्वारा समस्त थाना क्षेत्रों में, देहात में और सिटी में नाकेबंदी कर दी गई है। जो गाड़ी है और जो उसमें व्यक्ति सवार है उनके संबंध में सघन चेकिंग की जा रही है और जल्दी ही पुलिस के द्वारा इनको गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उधर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कुत्तों के काटने के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिससे कि लोगों में डर का माहौल बन गया है। रोजाना बड़ी संख्या में पीड़ित इलाज के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं और दून अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार प्रतिदिन करीब 35 से 40 डॉग बाइट के मामले सामने आ रहे हैं, जिनका तुरंत टीकाकरण किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि कुत्तों का ब्रीडिंग सीजन इन मामलों के बढ़ने की एक बहुत बड़ी वजह है, जिसके चलते कुत्ते अधिक आक्रामक हो रहे हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कुत्ते के काटने के मामले बढ़ रहे हैं। हर रोज दर्जनों पीड़ित इलाज के लिए स्थानीय अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। दून अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि रोजाना 35 से 40 कुत्ते के काटने के मामले आ रहे हैं और पीड़ितों को टीका लगाया जा रहा है। हमारे इमरजेंसी में डेली तकरीबन 35 से 40 केस डेली आ रहे हैं हमारे पास। पहले से तो बढ़ी है थोड़ा, मतलब जो फरवरी में था मार्च में थोड़ी बढ़ी हुई है इससे। इस सीजन में जैसे डॉग होते हैं उनकी मतलब कि वो प्रजनन की होती है ना, उसकी वजह से मतलब कि उनकी काटने की ज़्यादा चांसेस रहती है। तो इस फरवरी मार्च महीने में थोड़ा ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं डॉग बाइट के। लोगों का हमारे पास सारे इंजेक्शन अवेलेबल है और सबको इंजेक्शन लग रहा है। कुत्ते के काटने के मामलों में अचानक बढ़ोतरी ने स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर दबाव बढ़ा दिया है। अस्पताल अधिकारियों का कहना है कि पिछले 3 महीने से नियमित आपूर्ति में रुकावट के कारण वे स्थानीय स्तर पर एंटी रेबीज टीके प्राप्त कर रहे हैं। अभी पिछले 3 महीने से हम लोगों को, क्योंकि उसकी सप्लाई जो है वो स्टेट से डीजी स्तर से प्राप्त होती थी, लेकिन वो पिछले 3 महीने से सप्लाई जो है वो नहीं मिल पा रही है वहाँ से। तो डीजी स्तर से हमें निर्देश प्राप्त हुए थे कि हम अपने लेवल पे इसका परचेजिंग कर लें और उसके बाद अपने जो हमारे CSC PSC जहाँ पे हम सप्लाई करते हैं वहाँ पे सप्लाई करें। तो इसी क्रम में हमारे द्वारा जो हमारा बजट लिमिट है उसके अंतर्गत इसकी परचेजिंग की जा रही थी और अभी तक हमने वहाँ पे उनको अपने CSC PSC पे लगातार सप्लाई बना करके रखी है। अधिकारियों का कहना है कि समय पर टीकाकरण, आवारा कुत्तों का बेहतर प्रबंधन और वैक्सीन की निरंतर उपलब्धता संक्रमण को कम करने और जन सुरक्षा बेहतर बनाने में मददगार होंगे। इसी के साथ देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।